नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो 1909 का एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको पार्लियामेंटो सुधार भी कहा गया था, उससे आगे हम चलते हुए आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। और ये 1919 का जो एक्ट था दोस्तों, इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि मोंटेग्यू जो थे उस समय भारत के सचिव थे ब्रिटिश के अंदर में, और चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वॉइसरॉय थे। तो इन दोनों को मिला करके इनकी जो रिकमेंडेशन थी उसके बेसिस पे ये एक्ट जो है पारित किया गया था ब्रिटिश की संसद ने, ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने। और इस एक्ट का अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य एकमात्र यही था कि भारतीयों का शासन के अंदर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था, भारतीयों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है गवर्नमेंट के अंदर नॉमिनेट करना या इलेक्ट करना था, ताकि शासन को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन थी कि भारतीयों को भी जो है दोस्तों गवर्नमेंट के अंदर में, जो ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर में, उसको जो है भारतीयों को भी नॉमिनेट उसके अंदर किया जाए, ताकि शासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिले। तो इस एक्ट के फीचर क्या थे उसकी बात कर लेते हैं। आइए, तो केंद्र में जो है दोस्तों द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई इस एक्ट के बेसिस पे। इससे पहले क्या होता था कि केंद्र के अंदर में एक वायसराय होते थे और उनकी एक काउंसिल होती थी, वही मिलके जो है दोस्तों मुख्य जो कानून बनाते थे, वही जो वायसराय और उनकी जो खुद की काउंसिल थी उसके अंदर जो 6-7 जो मेंबर थे उनके, वही मिलके जो है कानून बनाते थे। और इसके बाद में क्या हुआ कि द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिस प्रकार से आज की हमारी जो वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा है केंद्र के अंदर में, उसी प्रकार से 2 सदन बनाए गए केंद्र के अंदर में उस समय में, और उनको नाम दिया गया, एक तो केंद्रीय विधानसभा और एक राज्य परिषद। और ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के थे या जो मुख्य मामले थे, जिस प्रकार से रक्षा संबंधित मामले, राजनीतिक संबंधित मामले, रण संचार संबंधित मामले, संचार सेवाएं संबंधित मामले या सार्वजनिक मामले जो ऐसे थे, जो 2 प्रांतों का एक मुद्दा होते थे, या फिर जो पूरे ब्रिटिश भारत को जो रिप्रेजेंट करने वाले कोई मामले होते थे, तो उनसे संबंधित जो कानून होते थे वो ये विधायिका को बनाने के अधिकार दिए गए। और इसके अंदर अगर हम मेंबर की बात करें दोस्तों, तो जो केंद्र के अंदर जो विधायिका बनी थी उसके मेंबर उसके क्या क्या थी, उसमें एक थी राज्य परिषद, जो वर्तमान में हमारी जिस प्रकार से राज्यसभा है, जो हमारा उच्च सदन है, उसके जो है 60 मेंबर थे, जिसके अंदर 34 मेंबर को जो है इलेक्ट किया जाता था भारत के प्रांतों के अंदर से ही, और 26 मेंबर को जो है उस समय भारत के जो वॉइसरॉय थे वो उनको नॉमिनेट करते थे। टोटल 60 मेंबर थे, जिस प्रकार हमारी आज की जो राज्यसभा है उस प्रकार से ही। और केंद्रीय विधानसभा जो आज की हमारी लोकसभा है, उसी प्रकार से केंद्रीय विधानसभा बनाई गई, और उसके टोटल मेंबर थे 145 मेंबर थे उसके, और उसके 104 मेंबर जो थे दोस्तों उनको इलेक्ट किया जाता था, और 41 मेंबर को नॉमिनेट करते थे गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय। और पहली बार इसके अंदर दोस्तों जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई गई थी? वो अपनाई गई थी 1909 के अंदर में, क्योंकि उस समय क्या है, पहली बार जो है प्रांतों से जो है दोस्तों जो हमारे एसोसिएशन होते थे या जो हमारे बड़े ग्रुप होते थे, जैसे जमींदारों का ग्रुप है, व्यापारियों का ग्रुप है, तो वो क्या है कि अपनी रिकमेंडेशन भेजते थे कि किसी को जो है किसको नॉमिनेट किया जाए गवर्नर जनरल की काउंसिल में या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर। लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव जो है दोस्तों कब कराए गए थे? 1919 के अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव का जो है रिकमेंडेशन दी गई थी पहली बार। दूसरा इसके अंदर क्या किया गया, केंद्रीय विधायिका के ऊपर हालांकि कानून बनाने के उनको अधिकार दिए गए, जो उनकी जो केंद्रीय विधानसभा थी और राज्य परिषद मिलकर कुछ कानून बना सकती थी, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी थे। और वो प्रतिबंध क्या थे, उन प्रतिबंध को आइए देख लेते हैं। किसी भी विधेयक को पेश करने हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो अपनी मर्जी से कोई भी कानून या विधेयक बना सकते थे। गवर्नर जनरल या जो वॉइसरॉय थे उस समय में, उनकी जो अनुमति करना, उनकी अनुमति लेना उनके लिए आवश्यक था उससे पहले, कानून बनाने से पूर्व। दूसरा क्या था कि भारतीय विधायिका भारत के संबंध में जो है ब्रिटिश संसद ने अगर कोई कानून बनाया है तो उसके अंदर संशोधन या उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकती थी, या उस कानून को बदल नहीं सकती थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऑलरेडी बना के भेजा हुआ है, या जो रिकमेंडेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दी थी उसको सुपरसीड नहीं कर सकती थी जो भारत की जो विधायिका थी। हालांकि कई अधिकार इसके अंदर दिए गए थे, जैसे बजट के ऊपर बहस करने का अधिकार इसके अंदर दिया गया, क्रॉस क्वेश्चनिंग का इसके अंदर अधिकार दिया गया था। कोई भी नॉर्मल जो कानून थे जो भारत के प्रांतों से संबंधित थे या भारत के पूरे ब्रिटिश भारत से संबंधित थे, कुछ कानून कुछ हद तक कानून जो है बनाने के इनको अधिकार हालांकि दिए गए थे। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी दूसरी रिकमेंडेशन क्या थी, वो तो हो गई केंद्र के अंदर में। केंद्र के अंदर में 2 सदनात्मक व्यवस्था,
इसी प्रकार जो है दोस्तों प्रांतीय सरकार जो थी, जो हमारी प्रांतों के अंदर सरकार थी, जो हमारे जैसे पंजाब प्रांत था, बंगाल प्रांत था, मद्रास प्रांत था, हमारे बॉम्बे प्रांत था, इस प्रकार से जो हमारे प्रांत थे उसके अंदर में प्रांतीय सरकार के विषय क्या थे, उनके अंदर भी प्रांतों में भी केंद्र की तरह ही द्वि सदनात्मक व्यवस्था लागू करने का इसके अंदर फैसला लिया गया। जिस प्रकार से आज के दिन हमारी जो प्रांतों के अंदर विधानसभा है और विधान परिषद है, जैसे हालांकि कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है, जिस प्रकार से हमारी उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी और विधान परिषद भी है, इसी प्रकार से हमारी हालांकि हरियाणा के अंदर क्या है, विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। तो जो हमारे प्रांत थे, जिनके अंदर जो है दोस्तों लगभग 8 से 9 प्रांत थे जो बड़े बड़े थे, उनके अंदर क्या है कि विधानसभा और विधान परिषद, उनके अंदर भी 2 सदन बनाए गए। और प्रांतीय सरकार के अगर हम विषय की बात करें तो इसमें वे मामले शामिल थे जो एक विशिष्ट प्रांत से संबंधित थे, यानी एक ही प्रांत से संबंधित मामले। और केंद्रीय विधानसभा को विधायिका क्या बना सकती थी, जो 2 या 2 से अधिक प्रांतों से संबंधित मामले थे या जो पूरे ब्रिटिश भारत से संबंधित मामले थे। तो इसके अंदर कंफ्यूज मत होइएगा, प्रांतीय सरकार जो बना सकती थी वो एक प्रांत से संबंधित मामलों पर ही कानून बना सकती थी। और उससे संबंधित मामले कैसे थे, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन जो लोकल गवर्नमेंट है उसके संबंधित, शिक्षा से संबंधित या चिकित्सा सुविधाओं से, मेडिकल फैसिलिटी से संबंधित, या भूमि राजस्व से संबंधित, या जल आपूर्ति या कानून व्यवस्था से संबंधित जो विषय थे वो प्रांतीय सरकार के अंडर में आते थे। और प्रांतीय सरकार के अंडर में जो विषय आते थे उसके अंदर भी द्वैध शासन बना के, 2 तरह का शासन बना के, और उसको भी जो है दोस्तों 2 वर्गों में विभाजित किया गया। और 2 वर्ग उसके हुए, एक हुए आरक्षित विषय और एक हुए हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय का मतलब क्या है दोस्तों, आरक्षित विषय का मतलब यह है कि प्रांतों के अंदर हेड कौन होता था, जिस प्रकार केंद्र के अंदर हेड होते थे वॉइसराय, इसी प्रकार से प्रांतों के अंदर जो हेड होता था वो होता था गवर्नर। प्रांतों के अंदर हेड कौन होते थे, प्रांतों के अंदर हेड होते थे गवर्नर, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर उसके अंदर हेड होते थे, ये याद रखिएगा। तो गवर्नर जो है दोस्तों उनके पास कुछ आरक्षित विषय थी, यानी उसके अंदर जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती थी, आरक्षित विषयों के में जो मामले आते थे, जैसे वित्त से संबंधित मामले हैं, या भूमि कर से संबंधित मामले हैं, या पुलिस व्यवस्था से संबंधित मामले हैं, समाचार पत्रों को रेगुलेट करने से संबंधित मामले हैं, ये आरक्षित विषय थे। और इनके ऊपर कानून कौन बनाता था, जो गवर्नर या जो गवर्नर की अपनी काउंसिल थी वो उन पे कानून बना सकती थी। यानी जो एक प्रांत का जो एक हेड था, जो गवर्नर प्रांत का मुखिया था, वो या उसकी काउंसिल ही इसके ऊपर जो है कानून बना सकती थी। लेकिन हस्तांतरित विषय क्या थे, जैसे शिक्षा से संबंधित है, धार्मिक, सार्वजनिक मनोरंजन, इनसे संबंधित मामलों में गवर्नर को जो है दोस्तों, जो उसकी विधान परिषद थी, जो मंत्रिमंडल था, जो मंत्रिमंडल व्यवस्था थी, इस मंत्रिमंडल व्यवस्था में भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा था और गवर्नर की जो काउंसिल थी उसमें काफी कम था। तो उसको हस्तांतरित विषय के संबंध में जो है दोस्तों मंत्री परिषद जो थी उसकी, उससे भी जो है उसको कंसर्न था, वो भी इसके अंदर जो है अपनी स्वीकृति देती थी हस्तांतरित विषय के मामलों में। और हस्तक्षेप पर प्रतिबंध, गवर्नर जो है दोस्तों वो क्या था, प्रांत का मुखिया था। हस्तक्षेप पर प्रतिबंध यानी किस मामलों के ऊपर हस्तक्षेप जो है गवर्नर नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर कौन से प्रतिबंध लगाए गए थे, उनकी बात अगर हम करें तो भारत के जो राज्य सचिव थे या भारत के जो गवर्नर जनरल थे, आरक्षित विषय है दोस्तों, ये आरक्षित विषय के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन हस्तांतरित विषय के संबंध में उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया था। उसके अंदर कौन हस्तक्षेप कर सकता था, अगर ये बात पूछी जाए तो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी वो डायरेक्टली उसके अंदर हस्तक्षेप कर सकती थी, लेकिन जो गवर्नर थे, भारत के जो सचिव थे या गवर्नर जनरल थे, वो उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि उसी के अंदर रिकमेंडेशन भारतीयों का जो है, उसी के अंदर जो है काफी ज्यादा भारतीय थे, जो उस समय की जो प्रांतीय विधान परिषद थे उसके अंदर में। और द्वैध शासन के अगर जनक की बात करें, काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो लियोनस कार्टिस थे जो द्वैध शासन के जनक, जिनको बोला गया है कि द्वैध शासन की जो है शुरुआत इनकी रिकमेंडेशन पे हुई थी। दूसरा 1919 के एक्ट में क्या किया गया दोस्तों, इसके अंदर क्या हुआ कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया 1919 के एक्ट में। और लोक सेवा आयोग प्रथम बार भारत के अंदर कब स्थापित हुआ, अगर ये पूछा जाता है तो 1926 के अंदर लोक सेवा आयोग बना। और लोक सेवा आयोग का गठन किस लिए किया गया था, ताकि जो है दोस्तों गवर्नमेंट को असिस्ट करने के लिए और जो प्रशासन को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए, जो भी गवर्नमेंट जो कानून बनाती है, जो भी हमारी
केंद्रीय विधायिका या हमारी जो प्रांतीय परिषदें जो कानून बनाती है उनको सुचारू रूप से इंप्लीमेंट करवाने के लिए और उसको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और इस लोक सेवा आयोग के अंदर में उस समय जो है दोस्तों ब्रिटिशों का जो है दोस्तों काफी प्रभुत्व था। भारत सचिव को अधिकार दिया गया, जो ब्रिटिश के अंदर भारत सचिव थे उनको अधिकार दिया गया कैग की कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करने का, कि वो भारत के अंदर एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं जो ये सब जांच करेगा कि जो जो रिकमेंडेशन जो दी गई है सरकार की उनके हिसाब से जो है दोस्तों जो प्रशासन जो इंप्लीमेंट करवा रहा है वो अच्छे से करवा रहा है, ये जो काम हो रहा है गवर्नमेंट के जो आदेशों के अनुसार वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी रिकमेंडेशन जो है दी गई, भारत सचिव को जो है अधिकार दिया गया। दूसरा दोस्तों क्या किया गया, इसके अंदर क्या सुधार हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का जो एक्ट था उसमें पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, जैसा हमने बताया था कि ये अपनाई गई, और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई गई थी, 1909 में, जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और दूसरा इसमें क्या किया गया, प्रांतीय विधान परिषद को और अधिक विस्तार किया गया तथा 70% सदस्यों का जो है चुनाव दोस्तों वो किया जाता था। वो किससे उसमें किया जाता था, भारतीयों के अंदर जो है दोस्तों 2/3 भारतीयों का बहुमत किसमें था, प्रांतीय विधान परिषद में था। हालांकि जो गवर्नर की काउंसिल होती थी उसके अंदर भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन काफी कम था, लेकिन इसके अंदर क्या किया गया, 1919 के एक्ट के अंदर भारतीयों को जो है वोटिंग का भी अधिकार इसके अंदर बढ़ाया गया, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार इसके अंदर दिया गया, मतदाताओं की व्यवस्था को मजबूत किया गया और भारतीयों का जो दोस्तों रिकॉग्निशन है 70% तक ले जाया गया, कहां पे, प्रांतीय विधान परिषद के अंदर में। हालांकि गवर्नर काउंसिल के अंदर में और केंद्रीय विधायक के अंदर में भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन अभी भी कम ही था। दूसरा क्या किया गया, विधान परिषद बजट को अस्वीकार कर सकती थी। विधान परिषद जो थी दोस्तों, जैसे प्रांतों के अंदर में गवर्नर था, गवर्नर काउंसिल थी, जो हमारी जो है मुख्य सदन था, जो हमारा एक किस्म से लोकसभा के टाइप जो सदन होता है केंद्र में, उसी प्रकार से जो प्रांतों का सदन था। लेकिन विधान परिषद बजट को स्वीकार कर सकती थी, लेकिन क्या था, उसका गवर्नर जो है दोस्तों उसको पुनः बहाल कर सकता था। यानी गवर्नर के पास पावर थी कि कोई भी प्रांतीय विधान परिषद उसको सुपरसीड नहीं कर सकती। यानी अधिकार तो दिए गए थे, भारतीयों को अधिकार दिए गए, लेकिन भारतीयों के ऊपर जो है दोस्तों गवर्नर को काफी ज्यादा शक्तियां दी गई थी, ऐसा हम मान सकते हैं। और अगर हम बात करें कि गवर्नर को कौन सी शक्तियां दी गई थी, तो गवर्नर को विधेयक के ऊपर वीटो शक्ति का अधिकार था। यानी गवर्नर चाहते तो ही वीटो पावर अपना यूज करके जो है दोस्तों किसी भी विधेयक को टर्न डाउन कर सकते थे, उस विधेयक को वापस कर सकते थे, उसके अंदर संशोधन कर सकते थे, और वो कोई भी अध्यादेश जारी कर सकते थे, वो कोई भी नया ऑर्डिनेंस जारी कर सकते थे। आपातकालीन शक्तियां उनके पास थी, वो उनको यूज कर सकते थे। कोई भी विवेकाधीन अपना पावर यूज करके जो है दोस्तों उस अध्यादेश को या उस जो है विधेयक को वो लौटा सकते थे। दूसरा इसके अंदर क्या था दोस्तों, कि विधान परिषद को कानून निर्माण प्रक्रिया से पूर्व गवर्नर की सहमति आवश्यक थी। जिस प्रकार हमने बताया कि प्रांतों के अंदर कोई भी जो दोस्तों विधान परिषद अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकती थी। हालांकि क्योंकि इनको ये डर था कि अगर विधान परिषद को ज्यादा अधिकार दे दिए तो भारतीय अपने अनुसार, अपनी योजना के अनुसार कानून बना सकते हैं, इसलिए दोस्तों गवर्नर की सहमति इसके अंदर आवश्यक बना रखी थी। और आगे हम बात करें दोस्तों कि इस अधिनियम की क्या क्या कमियां थी, इस अधिनियम के अंदर क्या क्या कमियां थी। हालांकि जैसे हमने पहले काउंट किया, पहले इसके अंदर हमने स्टडी किया, इस अधिनियम के अंदर में जो है भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा था, द्वैत शासन व्यवस्था लागू हो गई थी, जिसके अंदर भारतीयों का बहुमत भी था, बजट के ऊपर बहस करने का भी अधिकार मिल गया था, और भारतीयों को वोट करने का भी अधिकार इसके अंदर मिल गया था। भारत के जो काफी पिछड़े वर्ग थे, महिला थी, या जो धर्म से संबंधित जो अन्य थे, उनको भी जो है दोस्तों काफी इसके अंदर अधिकार मिले थे वोटिंग करने के। मतलब भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा था, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन हुआ था लोक सेवा आयोग की वजह से, कैग की जो है दोस्तों स्थापना की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी अधिनियम के अंदर काफी कमियां थी। तो अगर उन कमियों की अगर हम बात करें तो क्या था दोस्तों, एक गैर जिम्मेदार सरकार की स्थापना की गई। ऐसा माना जाता है कि गैर जिम्मेदार सरकार की, क्योंकि दोस्तों जो विधायिका थी, जो केंद्र के अंदर विधायिका थी, और जो प्रांतों के अंदर विधान परिषद थी, या जो गवर्नर की जो काउंसिल थी, उसके अंदर दोस्तों एक ये चीज का अभाव था कि कोई मतलब एक संघीय सरकार नहीं थी, कोई एक जिम्मेदार सरकार नहीं थी, जो मतलब क्या है कि पूरे देश के लिए एक ही कानून बना सके। गैर जिम्मेदार टाइप जो सरकार थी, क्योंकि गवर्नर जो है दोस्तों, गवर्नर जनरल थे या जो वाइसराय थे दोस्तों,
उनका क्या है, काफी उसके ऊपर नियंत्रण था, वो अपनी मर्जी से कुछ कानून बनाते थे। उसके अलावा विधायक के जो प्रांतों के अंदर जो गवर्नर होते थे वो अपनी मर्जी से कुछ अलग कानून बनाते थे, और दोनों के अंदर एक किस्म से तालमेल नहीं था। तो गैर जिम्मेदार सरकार की स्थापना इसको हम बोल सकते हैं। दूसरी बात ये थी, सांप्रदायिकता का प्रसार हुआ था, क्योंकि काफी जो जितने भी जो धर्म के ग्रुप थे, जितने रिलीजियस ग्रुप थे, जैसे हिंदुओं के अलावा जो मुस्लिमों का ग्रुप था, ईसाइयों का ग्रुप था, एंग्लो इंडियन थे, और महिलाओं का ग्रुप था, या बैकवर्ड क्लास जो जाति से संबंधित जो ग्रुप थे, उन सबको दोस्तों जो है दोस्तों वोटिंग करने का अधिकार दिया गया, और सब जो है अपने अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करने में ही दोस्तों जो है ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। एक पूरे भारतीय समूह को, पूरे मतलब एक इंडियंस को, कि मतलब सब ग्रुप मिलकर के एक इंडियंस को ही रिप्रेजेंट करे, ऐसा उनके अंदर कम देखा गया। और भारत के जो नेता थे, जो उस समय जो स्वराज्य के लिए लड़ रहे थे, स्वशासन के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने ऐसा माना कि ये जो कानून बनाया गया है, ये जो अधिनियम बनाया है, उससे सांप्रदायिकता का प्रसार हुआ है, लोगों के अंदर फूट पैदा हुई है, वो अपने ग्रुप की तरफ जो है ज्यादा भाग रहे हैं। दूसरा क्या हुआ, मतदाताओं का जनसंख्या के अनुसार सीमित विस्तार। हालांकि दोस्तों जो है दोस्तों वोटिंग का अधिकार दिया गया था भारतीयों के जितने ग्रुप थे, जैसे महिलाओं का ग्रुप था या और भी रिलीजियस ग्रुप थे, या सभी भारतीयों को जो है वोटिंग का अधिकार, हालांकि कुछ अधिकार दिए गए थे, लेकिन अगर जनसंख्या के अनुसार अगर हम वो अधिकार देखें तो काफी कम थे, क्योंकि कुछ परसेंटेज जनसंख्या को ही जो है वोटिंग का अधिकार था, सभी भारतीयों को अधिकार नहीं दिया गया था। दूसरा ये था दोस्तों, इसके अंदर एक प्रशासनिक नियंत्रण का अभाव था। कोई ऐसी एक बॉडी नहीं थी ऊपर, जो एक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो मतलब क्या है कि गवर्नर को जो है इस प्रकार से असिस्ट कर सके कि सुचारू रूप से प्रशासन किस तरह चलाया जा सके, या जो हमारे रूल्स रेगुलेशन जो बनते थे उनको इंप्लीमेंट करवाने में जो है काफी मदद कर सके, जो ये जवाबदेही ले सके कि उसकी जवाबदेही है कि सब कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से इंप्लीमेंट करवाना और जो है सुचारू रूप से शासन चलाना। और दूसरा इसके अंदर क्या है दोस्तों, विषय का उपयुक्त विभाजन, यानी जो केंद्र के जो विषय थे और जो प्रांतों के जो विषय थे उनका विभाजन सुचारू रूप से नहीं किया गया, अच्छे से उनका विभाजन नहीं किया गया। केंद्र जो है उनके अंदर हस्तक्षेप करते थे, प्रांतों के जो विषय थे उनके अंदर, और प्रांत जो है ये चाहते थे कि वो उनके केंद्र जो है उनके अंदर हस्तक्षेप ना करें, उनको ये राइट दिए जाएंगे जो कानून बनाने के, जो प्रांतों से संबंधित कानून है, प्रांतीय सरकार ये चाहती थी कि उनको ही ये राइट मिले कानून बनाने के। हालांकि केंद्र और जो इनकी जो वायसराय की गवर्निंग काउंसिल थी, वो जो दोस्तों जो है काफी हस्तक्षेप करते थे। और इसके जो विषय थे, जिस प्रकार से हमारे आज के जो विषय देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सूची के, राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय हैं, उस प्रकार से अलग अलग कर रखे हैं, अच्छे से डिवाइड हो रखे हैं, जिससे जो है केंद्र के अंदर और प्रांतों के अंदर जो है दोस्तों मतभेद पैदा नहीं होते। उस प्रकार जो विषय का जो है दोस्तों अनुपयुक्त विभाजन था, अच्छे से विषयों को नहीं बांटा गया था क्लियरली। और इस अधिनियम के क्या परिणाम निकले, अगर हम इसका देखें कि इस अधिनियम से जो है भारत के अंदर जो है दोस्तों कांग्रेस के नेताओं की अधिनियम के विपरीत प्रतिक्रिया हो गई, क्योंकि इसने क्या किया गया, इसके द्वारा सांप्रदायिकता कहीं ना कहीं भारत के अंदर प्रसार हुआ, और भारतीयों को जो है, सभी भारतीयों को जो है वोटिंग का अधिकार भी नहीं मिला, और भारतीयों की रिप्रेजेंटेशन भी इसके अंदर कम रही थी, क्योंकि भारतीयों की रिप्रेजेंटेशन थी जो मैक्सिमम थी वो प्रांतीय विधान परिषद के अंदर में थी, और प्रांतीय विधान परिषद भी किसी भी कानून बनाने में इन्वॉल्व होती थी तो उससे पहले उसको गवर्नर की जो है सहमति लेना आवश्यक होती थी। तो भारतीयों ने ऐसा समझा कि इन्होंने हमारे को राइट दिए हैं, लेकिन वो एक नाममात्र के राइट है। जो भारतीयों को जो अधिकार दिए गए हैं वो एक बिना धूप की सुबह के अनुसार है। जिस प्रकार से एक सुबह जो होती है वो बिना धूप की होती है, उसी प्रकार से भारतीयों ने को जो है ये अधिकार दिए गए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा इसके अंदर क्या हुआ कि शक्ति हेतु जो है दोस्तों संघर्ष हुए, भारत के अंदर काफी जो है दोस्तों आंदोलन हुए, लोगों में जो है काफी गुस्सा था इसको लेकर के, इस अधिनियम को लेकर के, और जो इंप्लीमेंटेशन थी जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट की उसको लेकर के, और उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई 1923 ईस्वी में। और स्वराज पार्टी का यह था कि भारतीयों के ऊपर जो कानून बन रहे हैं उसके अंदर भारतीयों को शामिल किया जाए और भारतीय अपना कानून खुद बनाएंगी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, रोलेट एक्ट अधिनियम पारित हुआ। रोलेट एक्ट हुआ था दोस्तों, ये है दोस्तों 1919 के अंदर ये पारित हुआ था, और 1919 में रोलेट एक्ट जो है दोस्तों इसके अंदर काफी जो है बड़ा एक्ट था। ये रोलेट एक्ट के अगर बारे में हम पढ़ें तो 1919 का जो एक्ट आया था दोस्तों, जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, उसकी जो इंप्लीमेंटेशन थी उससे भारतीयों के अंदर काफी गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा माना कि भारतीयों के अंदर विभाजन डालने की जो है ये प्रक्रिया है, और सांप्रदायिकता का इसके द्वारा कहीं ना कहीं प्रसार किया गया है ब्रिटिश के द्वारा।
तो रोलेट एक्ट अधिनियम जो आया था दोस्तों, ये भारतीयों के गुस्से को शांत करने के लिए या गुस्से को दबाने के लिए जो दोस्तों आया था, मतलब एक दमन की नीति अपनाई गई थी रोलेट एक्ट के द्वारा। और ये क्या हुआ था दोस्तों कि भारतीयों ने जो है दोस्तों आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे अंग्रेजों के खिलाफ में, और उन आंदोलनों को दबाने के लिए या उन राष्ट्रवादियों के दमन के लिए दोस्तों ये रोलेट एक्ट लाया गया था, और सरकार को जो है इसके द्वारा काफी शक्तिशाली किया गया था। तो रोलेट एक्ट के अंदर क्या था, आइए हम पढ़ते हैं। मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। हालांकि केंद्रीय विधान परिषद के प्रत्येक भारतीय सदस्य ने इसका विरोध किया गया था। जितने भी भारतीय थे जो गवर्नमेंट के अंदर में उस समय थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में जिनको नॉमिनेट कर रखे थे या जो इलेक्ट होके आ रखे थे, उन सब ने इसका विरोध किया गया था। और इसका विरोध किस लिए किया गया था दोस्तों, क्योंकि ये भारतीयों के दमन के लिए ये एक्ट आया था। और रोलेट एक्ट की क्या विशेषताएं थी कि क्यों इसका विरोध किया था, तो इस अधिनियम में सरकार को क्या था कि राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए थे। क्योंकि भारतीयों के अंदर काफी गुस्सा था, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थी, इन सब नेताओं ने जो है दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया था। और उसके दमन को नीति को अपनाने के लिए, क्रांतिकारी दम या राष्ट्रवादी नीतियों को जो है दबाने के लिए उन्होंने क्या किया गया, ये अधिकार प्रदान कर दिए गए गवर्नमेंट को कि किसी भी आदमी को 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी गई इस अधिनियम के द्वारा। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित किया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह होता है कि किसी को भी जो है दोस्तों उसके अधिकारों से वंचित करना, किसी को भी उसके मूल अधिकारों से वंचित करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी को भी जो है दोस्तों इस एक्ट के बाद अरेस्ट किया जा सकता था बिना किसी वजह के, बिना उसको बेल दिए, उसको बेल की अनुमति भी नहीं थी उसको अरेस्ट करने के बाद में, और उसको किसी कारण के वश अरेस्ट किया जाए ऐसा भी नहीं था। उन्होंने भले ही कोई जुर्म ना किया हो, उसके बावजूद भी उनको जो है दोस्तों अरेस्ट किया जा सकता था। ये सब जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की, ये जो अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो नीतियां अपनाई जाती है दोस्तों, ये लगभग अपनाई जाती है जब देश में आपातकालीन स्थिति होती है, ताकि कोई भी जो है देश का जो शासन है उसका विद्रोह ना कर सके। तो एक किस्म से आपातकालीन संबंधित शक्तियों का प्रयोग इसके अंदर किया गया था। उसके आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों साइमन कमीशन के बारे में कि साइमन कमीशन क्या था। जब 1919 का जो एक्ट आया था दोस्तों, उसके बाद में 1919 के एक्ट में काफी कुछ बदलाव किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और उन्होंने बोला था कि 10 साल के बाद हम इस एक्ट को रिवाइज करेंगे। इस एक्ट का जो है दोस्तों इसको ऑब्जर्व करेंगे कि कितना अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ है और क्या क्या चीजों की जो है इसके अंदर जरूरत है इंप्लीमेंटेशन और करने की। तो उसको जो है दोस्तों उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए जो है साइमन कमीशन भारत के अंदर आया था। तो साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। साइमन कमीशन इसको क्यों बोला गया है कि इसकी जो अध्यक्षता की थी वो सर जॉन साइमन ने की थी। और ये जो एक्ट जो है दोस्तों कब बना था, 8 नवंबर 1927 को जो है दोस्तों 7 लोगों की एक कमेटी गठित की गई थी इस मतलब साइमन कमीशन के लिए। और जो है दोस्तों इसने भारत के अंदर एंट्री की थी 3 फरवरी 1928 को भारत के अंदर ये कमेटी आई थी। हालांकि भारतीयों ने इस कमीशन का बहिष्कार किया गया था, और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के द्वारा उस समय काफी प्रचलन में ये नारा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। क्योंकि ये नारा इसलिए लगाया गया दोस्तों, इसके अंदर कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इस जो साइमन कमीशन की जो अध्यक्षता की जो समिति थी जो 8 लोगों की, इसके अंदर कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। और भारतीयों का ये मानना था कि जब भारतीयों के ऊपर कोई भी कानून बनाया जा रहा है या कोई भी मान ले संविधान बनाया जा रहा है, कोई भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है भारत के अंदर रूलिंग को लेकर के, तो उसके अंदर भारतीयों को भी शामिल किया जाए उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर जो है दोस्तों ये लगभग ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी उसके ही मेंबर थे सारे के सारे, इसलिए भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया था। और इसकी रिकमेंडेशन क्या थी कि क्या इसके बाद इसने अपनी रिकमेंडेशन दी कि भारत के अंदर द्वैध शासन का अंत हो, यानी दोहरे शासन का भारत के अंदर अंत हो, और केंद्र के अंदर एक उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो, यानी एक संघीय सरकार की व्यवस्था हो भारत के अंदर में। और द्वैध शासन, जिस तरह प्रांतों में द्वैध शासन था, जिस तरह राज्य प्रांतीय परिषद थी और गवर्नर काउंसिल थी, उस प्रकार से ही जैसे केंद्र के अंदर क्या है कि एक ही शासन हो केंद्र के अंदर और जो पूरे ब्रिटिश इंडिया को रेगुलेट करे, ऐसा इसकी रिकमेंडेशन थी। दूसरा क्या था, यही कि संघीय ब्रिटिश भारत का गठन हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों को भी शामिल किया जाए, यानी पूरे ब्रिटिश इंडिया को, देशी रियासतों को, प्रांत को, कमिश्नरी को, पूरे इंडिया को इसके अंदर जो है दोस्तों शामिल किया जाए, ऐसी उनकी रिकमेंडेशन थी। और दूसरा उसमें क्या था कि धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाए, धर्म और जाति के आधार पर वोटिंग के राइट दिए जाए सभी ग्रुप को, ताकि जो है सभी ग्रुप का जो है दोस्तों
गवर्नमेंट के अंदर में रिप्रेजेंटेशन हो सके। इसके बाद इसका अगला क्या था कि वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियां दी जाए। विशेष शक्तियां देने का मतलब यह था कि उनको जो है काफी ऐसी शक्तियां दी जानी चाहिए जिससे कि जिस प्रकार से 1919 में रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था उस प्रकार की नौबत ना आए। और भारतीय अगर मान लो कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियां करते हैं तो उस समय दोस्तों ये जो है वायसराय और प्रांतीय गवर्नर है ये अपनी शक्तियों का यूज करके उनको जो है दमन की नीति अपना सके। और दूसरा यह था कि भारतीय कोई भी कानून अपनी मर्जी से नहीं बना सकते थे। इसके बाद में उनको वायसराय और प्रांतीय गवर्नर की जो विशेष शक्तियां थी उनके द्वारा उनकी सहमति आवश्यक बना दी जाए और एक भारत के अंदर लचीले संविधान का निर्माण किया जाए। लचीले संविधान का निर्माण का मतलब यह है दोस्तों कि जिस संविधान के अंदर कुछ अमेंडमेंट जो है जल्दी आसानी से किया जा सकता है ऐसा संविधान भारत के अंदर एक बनाया जाए, ये उसकी रिकमेंडेशन थी। इसके बाद 1935 का अधिनियम हम पढ़ेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, जिसके अंदर ये साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उसके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने काम किया था।